Welcome to Adhira Chemistry classes. दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 7वां वीडियो है, 7वां लेक्चर है। आज का हमारा फोकस होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का क्या असर है। तो मैंने हर बार बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वे सभी सब्सटेंस यानी कंपाउंड, मैंने इसको हज़ारों बार बोला है कि वे सभी यानी कंपाउंड जो पानी में डिज़ोल्व होने पर एक्वस मीडियम में जाने पर अपने दो अलग अलग अपोजिट आयनों में टूट जाते हैं, उसका नाम कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। अपोजिट आयनों में टूटने के बाद जो बनता है सोल्यूशन बनता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और अगर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आप बिजली डालते हैं तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर अपोजिट आयन माइग्रेट करते हैं, उससे धारा बहती है, इसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब जो आयनिक कंपाउंड हैं वे टूटने के आधार पर फिर से दो टाइप के, एक वीक वाले होते हैं, एक क्या होते हैं स्ट्रांग वाले होते हैं। तो जो वीक वाले होते हैं वे पानी में जाते हैं, आयनाइज होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, तो वे अनआयनाइज होकर बेरी में बैठ जाते हैं। और कुछ आयनाइज होते हैं, मतलब 100% आयनाइज नहीं होते हैं। अगर आप 100 मॉलिक्यूल डालते हैं, 100 मॉलिक्यूल में हो सकता है 80 आयनाइज हो जाए, 20 जाकर बेरी में बैठ जाए। 80 और 20 के बीच में एक प्रकार का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पाई जाती है, इक्विलिब्रिया सेटअप होती है। इस इक्विलिब्रिया का नाम रखा जाता आयनिक इक्विलिब्रिया। इन सारी बातों को समझाने के लिए अर्हेनियस ने इलेक्ट्रोलाइटिक आयनाइजेशन थ्योरी दिया था। इस थ्योरी पर ओस्टवाल्ड साहब ने क्या किया था, लॉ ऑफ मास अप्लाई करके उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डाइल्यूशन के बीच में एक रिलेशन दिया, उसका नाम रखा गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये सारी बातें आपने 11th में एनसीईआरटी की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें लेसन होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा होगा, सुना होगा, अच्छे से लिख पढ़ के आए होंगे। अगर लिख पढ़ के आप आए हैं नहीं, उसके बावजूद भी हमारी बात आपको समझ आ गई होगी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके ऊपर अर्हेनियस की थ्योरी अप्लाई होती है। बस यही बात आपको जानना है। लेकिन जो स्ट्रांग वाला केस क्या होता है, स्ट्रांग वाले केस में होता क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी में जाने पर 100% आयनाइज हो जाते हैं। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल AB है, कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इसको आप डालते हैं 1 लीटर पानी में तो यह 100 आयनाइज होंगे, 100 के 100 आयनाइज होंगे। 2 लीटर पानी में भी यह 100 के 100 आयनाइज होंगे। 3 लीटर पानी में भी यह 100 के 100 आयनाइज होंगे। मेरे कहने मतलब क्या होगा कि डाइल्यूशन कितना ज़्यादा कितना कम हो जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयनाइजेशन 100% होता है। मतलब 1 लीटर पानी में भी 100 आयनाइज होंगे तो 200 आयन बनेंगे, 100A और 100 B कि अगर 100 लीटर पानी होगा तब भी आपके पास 200 आयन ही होंगे। 1 लीटर पानी में भी 100 की टूटनेस 2 होगा तो 200 हमारे कहने मतलब यह है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको आप किसी भी डाइल्यूशन में डालेंगे तो नंबर ऑफ आयन घटते बढ़ते नहीं है, नंबर ऑफ आयन उतने ही रहते हैं। मतलब 1 लीटर पानी के केस में AB का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सिमम मिलना चाहिए, 2 लीटर के पानी में भी मैक्सिमम मिलना चाहिए, 3 लीटर के पानी में भी मैक्सिमम मिलना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप ऑटोनॉमस 100% आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वे 100% नहीं ऑब्टेन होती है। डाइल्यूशन कितना ज़्यादा हो जा रहा है तो आयनाइजेशन तो उतना ही है, नंबर ऑफ आयन उतना ही है। उसके बावजूद भी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है 100% ऑब्टेन नहीं होती है। इसका क्या कारण है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने के बावजूद भी, नंबर ऑफ आयन मैक्सिमम होने के बावजूद भी, सब के सब टूटने के बावजूद भी हमें उतनी मात्रा में जितनी मात्रा मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए डिबाई हुक्कल ओनसागर ने एक क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया जिसका नाम रखा गया इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी। क्या रखा गया? इंटर आयनिक अट्रैक्शन
थ्योरी। मोटी बात यह है कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायलूशन और कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है। डायलूशन कंसंट्रेशन के घटने बढ़ने से आयनों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता है। जब आयनों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता, आयन उतने ही रहते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट कंटेंस तो अधिकतम मिलना चाहिए था, अधिकतम मिलता है नहीं। इसका क्या कारण है, इस बात को समझाने के डिवाई, हुक्कल और सागर ने, तीनों लोगों ने मिल करके एक प्रकार की बहस पैदा की जिसका नाम रखा गया डिवाई, हुक्कल और सागर क्वालिटेटिव एनालिसिस। उनकी जो बहस का जो मेन फंडा है वह है इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी। तो हम जो है बताने जा रहे हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी। उस थ्योरी के आधार पे हम ये बताएंगे कि अधिकतम डायलूशन के होने के बावजूद भी हमें इक्विवेलेंट कंटेंस क्यों नहीं ऑब्टेन होता है। ठीक है, AB के 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल 100% आयनाइज हो गए, तो 100 A+ और 100 B- हो गया। उसके बावजूद भी हमें इक्विवेलेंट कंटेंस 100% नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस का कोई रोल नहीं, डिसोसिएशन का कोई रोल नहीं। अब रोल किस पे आता है, स्पीड ऑफ आयन पर। अब स्पीड ऑफ आयन हिंडर्ड हो जाती है। स्पीड ऑफ आयन हिंडर्ड क्यों हो जाती है, क्योंकि जब दो आयन आपस आसपास आएंगे, अब मान लो एक बीकर में आयनों की भीड़ है, तो आयन जब आसपास हैं तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन फिर से आपस में इंटरआयनिक अट्रैक्शन शुरू कर दें। तो इस इंटरआयनिक अट्रैक्शन के शुरू करने से उनकी स्पीड जो होती है फ्लो की, वह कम हो जाती है, हिंडर्ड हो जाती है। मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ आयन का, डायलूशन का, कंसंट्रेशन का और डिसोसिएशन का कोई फर्क नहीं है। फर्क किसका है, स्पीड ऑफ आयन का है। और इस स्पीड ऑफ आयन को हिंडर्ड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन पर दो इफेक्ट असर डालता है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन के नाते जो आयंस होते हैं आपस में एसोसिएट होते हैं और ऐसा होने पे वे गुच्छे में आते हैं, तो उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है तो उतनी स्पीड से आयंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जा नहीं पाते हैं, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाता है। स्पीड ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन पर दो इफेक्ट अपना रोल अदा करते हैं। नंबर 1 का नाम होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट। और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब दोनों पे 2-2 मिनट की बातचीत होगी, उसके बाद हम बताएंगे डिवाई, हुक्कल और सागर। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन पर दो इफेक्ट असर डालेगा। एक का नाम होगा एसिमेट्रिक इफेक्ट और एक का नाम होगा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब आते हैं एसिमेट्रिक पर। मान लीजिए आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, पानी में जाकर डिजॉल्व हो गया, अब 100% हो गया। 100 मॉलिक्यूल थे अगर AB के, तो 100 बनेगा A+ और 100 बनेगा B-। तो होता क्या है, एक अपोजिट आयनों के आगे पीछे उसके अगले अपोजिट आयन जो होते हैं एक प्रकार का आयनिक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो A+ के आगे पीछे B- की भीड़ लग जाती है, एक प्रकार का आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है। और B- के आगे पीछे A+ की और A+ के आगे पीछे B- भीड़ बन जाती है। तो इसका मतलब यह होता है जो पर्टिकुलर आयन होते हैं वह अपने अपोजिट आयनों के बीच में जाके फंस जाते हैं, सेंटर में अपना स्थान ले लेते हैं। ऐसा
तब होता है जब उनके बीच में सिमेट्री पाई जाती है। ऐसा तब होता है आप जब इलेक्ट्रोड को अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड को इमर्स कर देते हैं एनोड और कैथोड को, तो जो अपोजिट आयन होते हैं उसमें एक अजीब प्रकार की भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ के नाते सभी आयन जो होते हैं अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड के साइड माइग्रेट करते हैं। तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो जाते हैं नेगेटिव की साइड, और जो नेगेटिव वाले होते हैं वह जाते हैं पॉजिटिव के साइड। तो ऐसा होने पर उनका जो आयनिक एटमॉस्फेयर जो पूरी बाउंड्री हो जाती है वह हो जाती है डिस्टर्ब। उसमें एक अजीब प्रकार की हलचल या भगदड़ मच जाती है। उस डिस्टर्बेंस से उनकी सिमेट्री खत्म हो जाती है। अब वे एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर के नाते जो नेगेटिव आयन है उसकी आगे पीछे प्लस की भीड़ हो जाती है, और जो पॉजिटिव आयन है उसके आगे पीछे नेगेटिव आयनों की भीड़ हो जाती है। इस भीड़ होने के नाते से जो नेगेटिव हैं उन्हें खींचने लगते हैं पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव हैं उन्हें खींचने लगते हैं नेगेटिव। तो ऐसा होने पर जितनी स्पीड से पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों को अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मोशन करना चाहिए था, बहना चाहिए था, जाना चाहिए था, वह जा नहीं पाते हैं। उनकी स्पीड रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है। इस स्पीड के कम हो जाने के नाते इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के मैग्नीट्यूड में गिरावट दर्ज की जाती है। इसका मतलब हुआ है कि अगर एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाता है तो उस एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाने से जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब एसिमेट्रिक होने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो जाता है, और उस इंटर आयनिक अट्रैक्शन होने से स्पीड ऑफ आयन कम हो जाता है। अब क्या आता है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। आप जानते हैं कि आयनों में अट्रैक्शन होने के बाद एक और अट्रैक्शन होता है। अगर कोई भी आयन जाता है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आयंस के ऊपर जाके अटैक करते हैं, अटैक करके उसको सॉल्वेटेड कर देते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अटैक करके फिजिकल और केमिकल बॉन्ड से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करना कहलाता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के हो जाने से जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते हैं वे जा करके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फंस जाते हैं। ऐसा होने पर भी जो घटना ऑब्जर्व होती है उसका नाम कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक वाला दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है एनाफोर्सिस, एक का नाम होता है केटाफोर्सिस। तो जो एनायन होगा वह जाता एनोड के साइड, ये घटना कहलाती है एनाफोर्सिस, और जो केटायन होता है वह जाता कैथोड के साइड, वह घटना कहलाती केटाफोर्सिस। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है तो इस प्रकार के इंटरेक्शन का नाम होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन के नाते भी जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्वेंट के बीच में जाके फंस जाते हैं और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं। इस इफेक्ट के कारण से भी जिस स्पीड से आयनों को अपोजिट इलेक्ट्रोड को जाना चाहिए था नहीं जा पाते हैं, तो स्पीड में रुकावट पैदा होती है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कम हो जाती है। हमारे कहने का मतलब यह है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% आयनाइजेशन होने के बावजूद भी, ज़्यादा से ज़्यादा आयन होने के बावजूद भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन पाया जाता है। इस इंटर आयनिक अट्रैक्शन का दो इफेक्ट है, एक का नाम एसिमेट्रिक इफेक्ट है, एक का नाम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। एसिमेट्रिक इफेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और इसमें क्या होता है सॉल्यूट के आयनों की चारों तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैक करके सॉल्वेशन पैदा करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा जाता है सॉल्वेशन इफेक्ट भी। इन सारी बातों को समराइज करने के लिए डी.वाई. हुक्कल और ओनसागर ने एक इक्वेशन दिया। ये इक्वेशन बताता है कि कंसंट्रेशन डाइल्यूशन का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या असर है। तो जो आपका इक्वेशन है लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी।
लैम्डा इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नॉर्मेलिटी के रूप में है तो आप कहेंगे लैम्डा एन, मोलरिटी के तौर पे तो आप कहेंगे लैम्डा एम। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक मतलब होता है कांस्टेंट और सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट या दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इसका नाम है डिवाई-हुक्कल-ओनसागर इक्वेशन। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का क्या रोल है। इन दोनों का रोल कुछ नहीं होता है, जैसे आयन बहुत अधिक रहते हैं, रोल होता है स्पीड ऑफ आयन पर। स्पीड ऑफ आयन को रोकने वाले दो इफेक्ट होते हैं, इन दोनों को एक साथ कहते हैं इंटरआयनिक इफेक्ट। तो आज का हमारा वीडियो हो गया। अगला वीडियो आएगा हमारा, उसका नाम होगा कोल्हाउस लॉ और उसको हम अप्लाई करेंगे और उस अप्लाई करने के साथ साथ उस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। धन्यवाद।